हरे कृष्णा। तो आज फिर से हम लोग सर्विंग का एक और पार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लीनियर मेजरमेंट्स। पहला पार्ट आप लोग को पसंद आया होगा, आई होप सो। तो आज मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं ये लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में तीन पार्ट होते हैं। मतलब लीनियर मेजरमेंट को तीन पार्ट में ऐसे डिवाइड किया जाता है। एक तो डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरा मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मीन्स, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इसके बारे में थोड़ा मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। तो डायरेक्ट मेजरमेंट किसको कहते हैं? तो डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है, चेन या टेप से डायरेक्ट अगर लाइन को मेज़र करेंगे, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चेन या टेप अगर हो, तो उसे डायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोग काउंट करते हैं। मेजरमेंट में ऑप्टिकल मीन्स, तो ऑप्टिकल मीन्स में जैसे कि अगर मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग टेलीस्कोप के जरिए, टेलीस्कोप लगा रहता है जैसे थेडोलाइट है या किसी में, तो उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा मेजरमेंट्स बाय ऑप्टिकल मीन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में क्या होता है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, दे आर डायरेक्टली रिलाई ऑन द प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन एंड सब्सिक्वेंट रिसेप्शन ऑफ आइडियल रेडियो वेव हो सकता है, लाइट वेव हो सकता है, या इंफ्रारेड वेव। इसके ऊपर अगर रिफ्लेक्शन या प्रोपोगेशन रिलाई किया जाता करता है अगर इंस्ट्रूमेंट का, तो वो हम लोग हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। तो ये तीन डिफरेंट मेथड हैं लीनियर मेजरमेंट के। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा चेन सर्विंग। मतलब चेन और टेप से जो मेजरमेंट करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट का ही आज हम लोग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, चेन सर्विंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इफ़ द मेजरिंग चेन इज़ यूज्ड, चेन या टेप इज़ यूज्ड इन सर्वे पर्पज, देन इट इज़ कॉल्ड चेन सर्विंग। अच्छा, चेन सर्विंग क्यों यूज़ करते हैं? यूज फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ चेन और टेप, एंड देन लोकेटिंग द डिटेल्स ऑन द ग्राउंड टू रिसीव डिटेल ऑन ग्राउंड रिलेटिव टू दिस लाइन्स। जैसे कि ये चेन सर्विंग की है, हम लोग कुछ यहाँ से यहाँ तक हम लोग मेज़र किए। मान लेते हैं ये 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है, तो 40 मीटर का हम लोग ओवरऑल मेज़र किए लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो अगल बगल में होगा, डिटेल्स किसको कहते हैं? डिटेल्स अगल बगल में जैसे कि अगर ट्री आ गया, रोड, वॉल्स, वेजिटेशंस, कुछ भी डिटेल्स हुआ, बिल्डिंग आ गया, तो इन सब को कैसे हम लोग दिखाएंगे? इसको कहते हैं डिटेल्स। तो इसको भी मेज़र करके इसको भी लोकेट करना पड़ेगा अपने फील्ड बुक में, उसको कहेंगे हम लोग चेन सर्वेइंग। ठीक है। अब ये डिटेल्स को मेज़र कैसे कर सकते हैं? तो डिटेल्स को मेज़र दो टाइप से कर सकते हैं, या तो टाइज के जरिए या ऑफसेट्स। अब ये टाइज और ऑफसेट्स क्या होता है? तो चलो मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक लाइन मेज़र की, ये लाइन मेज़र किया हुआ है, ए इसका नाम दे देते हैं, दूसरे पॉइंट का, एंड पॉइंट का बी, स्टार्टिंग पॉइंट का ए। अब यहाँ पे एक डिटेल है, मान के चलते हैं कोई ट्री है, यहाँ पे ट्री आ गया, ठीक है। इसका पॉइंट, इसका नाम है सी। तो अब सी को जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे? तो सी को दो हिसाब से प्लॉट कर सकते हैं। एक तो पहले तो है ए और सी के डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, ए सी एंड बी सी, ये दोनों डिस्टेंस मेज़र कर लिए। ये मेन सर्वे लाइन हो गया, ये जो हो गया ये मेन सर्वे लाइन हो गया, और ये जो हो गया ये सी हो गया डिटेल। इसको प्लॉट कर लिया हम लोग ए सी और बी सी को ज्वाइन करके। तो इसको बोलते हैं ए सी और बी सी जो हो गया, ये हो गया टाइज। इसको टाइज बोलेंगे जब ये ओवरऑल एक कंप्लीट ट्राइंगल बनाएगा तो। ठीक है। दूसरा क्या है, ये ए, ये बी, यहाँ पे सी है, ये ट्री है। तो इसको एक तो हो गया ए सी और बी सी से कर दिए। दूसरा एक और होता है कि अगर सी से डायरेक्ट हम लोग परपेंडिकुलर एक यहाँ पे लगा दिए, इसको डी पॉइंट बोल देते हैं। मेन सर्वे लाइन में डायरेक्ट हम लोग परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको कहेंगे ऑफसेट। इसको कहेंगे ऑफसेट। तो समझ में आ गया ऑफसेट किसको कहते हैं और टाइस किसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये कंसेप्ट था इसका। अब आगे बढ़ते हैं, सम बेसिक डिफिनेशंस। मेन स्टेशन, मेन स्टेशन किसको कहेंगे? ये सब कुछ पार्ट है, डिफिनेशन है कुछ, जिसको कि हम लोग फील्ड बुक में, सर्वे में यूज़ करते हैं प्लॉट करने के लिए। मेन स्टेशन, तो मेन स्टेशन क्या होता है? मेन स्टेशन इज़ अ पॉइंट इन चेन सर्वे वेयर टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल मीट, टू साइड ऑफ ट्रायंगल मीट्स, दो साइड ऑफ ट्रायंगल। तो मेन स्टेशन को कहेंगे। जैसे कि मेन स्टेशन इसमें क्या क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये मेन स्टेशन हो गया। कैसे हो गया? ये ओवरऑल एक ट्रायंगल बना रहा है, इसका दो साइड, सी का ये दोनों साइड मीट कर रहा है, ए में ये दोनों साइड मीट कर रहा है, डी में ये दोनों साइड मीट कर रहा है, बी में ये दोनों साइड मीट कर रहा है। तो इसको बोल देंगे ए बी सी डी को हो गया ए बी सी डी, ये पॉइंट्स जो हो गया अलग अलग पॉइंट्स है ये, इसको बोल देंगे मेन स्टेशन। अब टाई स्टेशन क्या हो गया? टाई स्टेशन कहते हैं दो मेन स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन पे, जैसे कि ए बी सी डी मेन स्टेशन है, तो ए बी सी डी को जोड़ने वाली लाइन पे अगर एक और कोई स्टेशन आ गया छोटा सा, मान लेते हैं स्मॉल ई, तो इसको कहेंगे टाई स्टेशन। यहाँ मान लेते हैं स्मॉल एफ, इसको कहेंगे टाई स्टेशन। ठीक है, टाई स्टेशन भी हो गया।
मेन सर्वे लाइन, मेन सर्वे लाइन क्या होगा, जो दो मेन स्टेशन को जोड़े उसको कहेंगे मेन सर्वे लाइन, ठीक है। टाई लाइन क्या हो गया, जो दो मेन टाई स्टेशन को जोड़े, जो दो मेन नहीं, जो दो टाई स्टेशन और सब्सिडियरी स्टेशन को जोड़े, इस लाइन को बोलेंगे, इस लाइन को टाई लाइन, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, मेन सर्वे लाइन किसको कहेंगे, मेन सर्वे लाइन कहेंगे कि दो जो मेन स्टेशन को जोड़े। टाई लाइन किसको कहेंगे, जो दो टाई स्टेशन को जोड़े, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेस लाइन। बेस लाइन किसको कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं कि जो लाइन पूरे ओवरऑल एरिया के एक तो मिडिल से पास हो, सेंटर से, पूरे एरिया के सेंटर से पास हो, और सबसे लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन हो। जैसे कि ये दो मेन सर्वे स्टेशन को जोड़ रहा है, तो ये तो मेन सर्वे लाइन हो गया, लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए और सेंटर ऑफ द एरिया से पार होना चाहिए। तो या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। तो ए सी क्यों नहीं होगा, ए सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए सी के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल सब हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा। डी बी होगा या बी टी होगा, बेस लाइन। चेक लाइन क्या होगा, चेक लाइन को हम लोग प्रूफ लाइन भी कह सकते हैं। प्रूफ लाइन ये, प्रूफ लाइन भी कह सकते हैं, ये एक्यूरेसी ऑफ सर्वे को दिखाता है, कितना एक्यूरेसी है फील्ड वर्क में। तो इसको प्लॉट करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यह डॉटेड लाइन में दिया कहा गया है, तो इसको प्लॉट करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। ऑफसेट, ऑफसेट जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जैसे कि ये कोई ये था टाई लाइन, टाई स्टेशन, तो अगर मान लेते हैं यहाँ से कुछ एक डिटेल है, इसको यहाँ देना है, या ये ऑब्स्टिकल है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल तो नहीं कहेंगे, जैसे घर है यहाँ पे, तो घर है तो इसको यहाँ से ऐसे 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 अगर परपेंडिकुलर डाल के हम लोग दिखाएंगे किसी चीज़ को, तो ये छोटा छोटा पॉइंट जो हो जाएगा, जैसे कि यहीं पे देखते हैं अलग से, ये ऐसे दिखाए, ये ऐसे दिखाए, यहाँ ए स्मॉल ए कर दिए, इसको बी कर दिए पॉइंट, इसको सी कर दिए, इसको डी कर दिए पॉइंट, तो ये सब ऑफसेट कहलाएगा। अच्छा, ऑफसेट परपेंडिकुलर और ऑब्लिक दोनों हो सकता है, इसके पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। चेनिस किसको कहते हैं, तो चेनिस कहते हैं डिस्टेंस जितना मेज़र हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क। जैसे कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए और इधर ही आगे आगे डायरेक्शन में आगे जाएंगे, तो जितना जितना डिस्टेंस मेज़र होगा, मान लें ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो जितना डिस्टेंस आगे मेज़र होगा इसको चेनिस कहेंगे, इसी को चेनिस कहते हैं। जैसे कि एक चेन है, एक चेन मान लेते हैं 20 मीटर का चेन है, 20 मीटर का, तो ये हो गया, इसको चेनिस कहेंगे। तो ये पॉइंट जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ ज़ीरो चेनिस, और बी पॉइंट को कहेंगे पॉइंट, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ चेनिस, पॉइंट ऑफ चेनिस, या नहीं तो ऐसे कह सकते हैं कि इसको चेनिस, इसको ऐसे कह सकते हैं चेनिस विथ 20 मीटर, पॉइंट विथ चेनिस 20 मीटर, ठीक है, ये कह देंगे। तो चेनिस भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब, वेल कंडीशन ट्राइंगल। तो वेल कंडीशन ट्राइंगल कहते हैं हम लोग उसको, जो ट्राइंगल बनेगा जिसके कि इंटरनल एंगल जो है वो 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में हो एंगल, जितने भी एंगल हो। तो ऐसे कौन कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हो गया वो सबसे बेस्ट वेल कंडीशन ट्राइंगल होगा। उसको वेल कंडीशन ट्राइंगल होता है कि जो मेन सर्वे लाइन होता है ना, मेन सर्वे लाइन के लिए यूज़ करते हैं। मेन सर्वे लाइन वेल कंडीशन ट्राइंगल ही फॉर्म करना चाहिए मेन सर्वे लाइन को, तब सही होता है, तब वो जो एक्यूरेसी होता है और क्लियर होता है, प्लॉटिंग जो होता है वो क्लियर प्लॉटिंग होता है। अब इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग लाइंस, सर्वे चेन, जहाँ हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं होती है उसमें सर्वे चेन को यूज़ कर लेते हैं। चेन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स मेड अप ऑफ गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर, स्टील विथ डाया 4 mm। ये जो डाया होता है इसका, इसमें जो डाया होगा वो हो जाएगा 4 mm का, रिंग में जो डाया होगा वो 4 mm का हो जाएगा, ठीक है। एंड ब्रास टेलीज एंड रिंग्स आर अटैच्ड टू इनेबल द रीडिंग ऑफ फ्रैक्शन। कुछ कुछ टेलीज कहते हैं, ब्रास का होता है इस टाइप का, ये सब अटैच किया जाता है। क्यों, जैसे कि मान लेते हैं ये 20 मीटर का चेन है, तो इसमें अगर कम हुआ लेंथ तो इसमें बीच बीच में एक टेलीज अटैच कर दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको भी मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ब्रास हैंडल होता है, और लिंक डिपेंड करता है कि जैसे कि कितने नंबर ऑफ लिंक्स डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ चेन एंड लेंथ ऑफ चेन पे, ठीक है। अभी आगे चल के पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ चेन,
मेट्रिक चेन ही यूज़ होता है अधिकतर हमारे लैबोरेटरीज में। लैब में जो यूज़ करेंगे सर्विंग लैब होगा, डिप्लोमा में भी होता है, सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक में भी होता है। तो ये 30 मीटर का होता है या 20 मीटर का होता है। 20 मीटर का होगा तो 100 लिंक्स होगा, तो 20 में 20 मीटर का हुआ 100 लिंक्स हुआ, तो एक लिंक कितने का हो जाएगा? 0.2 मीटर का। 0.2 मीटर का कितना मतलब? 0.2 मीटर मतलब 200 mm। ये हो गया 0.2 मीटर का मतलब हो गया। इंजीनियर चेन 100 फीट लॉन्ग, 100 लिंक, इसका एक लिंक कितने पे होगा? 1 फीट पे, सिंपल। गंटर चेन 66 फीट लॉन्ग होता है, 100 लिंक्स, तो 1 लिंक क्या होगा? 0.66 फीट पे। रेवेन्यू चेन 13 फीट लॉन्ग, 16 लिंक, तो 1 लिंक कितना पे हो जाएगा? 33/16, सिंपल, 33/16। तो यहीं पे था इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे कि ये 1 लिंक, ये 20 सेंटीमीटर मतलब 200 mm। 200 mm, तो ये मैट्रिक चेन का ही है। मैट्रिक चेन में 200 mm में एक होता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पहला। टेप्स। टेप्स क्या है? टेप्स भी है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये 4 तरह का होता है, क्लॉथ और लाइन टेप, मेटलिक टेप, स्टील टेप, इनवर्ट टेप। तो अब स्टार्टिंग से देखते हैं क्लॉथ एंड लाइन टेप। ये क्या होता है? ये सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है। क्लॉथ और लाइन टेप ये 10, 20, 25, 30 मीटर्स में अवेलेबल है लेंथ इसका, और 12 to 15 mm विड्थ इसमें ये मतलब हम लोग के पास अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये कुछ डिसएडवांटेज हैं क्लॉथ टेप के। डिसएडवांटेज क्या है कि ये मॉइस्चर जहाँ इसको मतलब मॉइस्चर से इफेक्ट होके ये श्रंक कर सकता है ये टेप। और अगर इसमें ज़्यादा अगर हम लोग स्ट्रेच कर दिए इस टेप को ज़्यादा, तो इसका लेंथ भी चेंज हो सकता है, जिसको लेंथ चेंज होने के बाद अगर उससे मेज़र करेंगे तो हम लोग को इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए ये भी एक इसमें डिसएडवांटेज है, श्रंक होने का डिसएडवांटेज है। और अगर कहीं हम लोग मतलब मेज़र कर रहे हैं और ज़्यादा तेज़ वहाँ हवा चली तो उससे भी ये ट्विस्ट हो सकता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है क्लॉथ टेप का, लाइन टेप का। अब मेटलिक टेप, दूसरे नंबर पे मेटलिक टेप में क्या है? तो मेटलिक टेप क्या है? मेटलिक टेप भी लाइन टेप ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्रास और कॉपर वायर से रीइंफोर्स कर दिया जाता है। लाइन टेप को ही ब्रास और कॉपर वायर से रीइंफोर्स कर दिया जाता है, जिसके कारण कि वो मेटलिक टेप उसका नाम पड़ जाता है। और इसके ये रीइंफोर्समेंट के कारण इसमें क्या होता है कि इसमें जो 3 डिसएडवांटेज हम लोगों ने देखा वो डिसएडवांटेज खत्म हो जाता है। जैसे कि हवा के कारण अगर ट्विस्ट हो जाना तो वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये भारी हो जाएगा। और श्रंक भी नहीं करेगा, टेम्परेचर इफेक्ट नहीं कर सकता इसको, मॉइस्चर में भी इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, श्रंक करेगा ही नहीं। और ज़्यादा स्ट्रेच भी करेंगे हम लोग तो उसमें भी इसका लेंथ चेंज नहीं होगा। ये 20 to 50 मीटर के बीच में आता है। और एक्यूरेट, क्लॉथ टेप से तो एक्यूरेट है ही, क्योंकि इसको रीइंफोर्स करके बनाया गया है। ब्रास और कॉपर वायर उससे रीइंफोर्स करते हैं हम लोग मेटल टेप। 1 मीटर से 50 मीटर के बीच में, और 6 mm से 10 mm के बीच में इसका विड्थ होता है। और 1 to 50 mm, 50 मीटर, ये मीटर है, ये mm है, तो 50 ये लेंथ है और ये विड्थ है। स्टील टेप आता है, इसमें भी एंड में ब्रास रिंग अटैच होता है स्टील टेप में, ब्रास रिंग, ताकि अच्छे से हम लोग पकड़ सकें और यूज़ कर सकें मेज़र करने में। इनवर्ट टेप क्या होता है? थोड़ा अलग होता है ये पूछा जा सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि इनवर्ट टेप में कितने परसेंट निकल और कितने परसेंट स्टील यूज़ होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनवर्ट टेप में निकल 36%, एलॉय ऑफ निकल, और स्टील 64%, इन दोनों को मिला के इनवर्ट टेप बनाया जाता है। 20, 30, 50, 100 मीटर। और विड्थ जो होता है वो 6 मीटर, 6 mm विड्थ, एंड 20 to 100 mm, 100 मीटर के लेंथ में इनवर्ट टेप मिलता है। और बहुत ज़्यादा ही प्रिसाइज है, एडवांटेज इसका बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। और टेम्परेचर में इसका जो होता है थर्मल एक्सपेंसन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंसन बहुत ही लो होता है इसका, बहुत ही लो, जिसके कारण कि ये टेम्परेचर चेंज जो होता है उसमें इसको कुछ इफेक्ट नहीं करता है, बाकी टेप के मुकाबले ये इफेक्टेड नहीं होगा। पेक्स, पेक्स क्या है? तो पेक्स ऐसा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यूज टू मार्क डेफिनेट पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टेम्पररी। मतलब कि अगर कुछ टेम्पररी पॉइंट्स, जैसे ग्राउंड है इसमें कुछ टेम्पररी पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को मार्क करना है, लेकिन फिर मतलब हमेशा के लिए उसको नहीं, सिर्फ टेम्पररी वर्क के लिए सिर्फ से साइन देना है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग पेक्स यूज़ करते हैं। पेक्स आता है ऐसे ग्राउंड में 150 mm का होता है, 150 mm लेंथ होती है इसकी। ये पेक इसको यूज़ कर सकते हैं सेमी परमानेंट पॉइंट के लिए, ये भी कह सकते हैं। अब एरोज़ क्या है? एरोज़ यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ एंड ऑफ चेन और टेप ऑन द ग्राउंड। एंड ऑफ चेन, जैसे कि एक 20 मीटर का चेन है अगर, तो इसको अगर हम लोग 2 बार यूज़ कर लिए 20 मीटर, तो पहला चेन जो पहला लाइन यूज़ किए तो ये जहाँ पे एंड हुआ, और उसके बाद जहाँ से स्टार्ट किया फिर दूसरा जहाँ पे एंड हुआ, तो जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे हम लोग पॉइंट देंगे, वहाँ पे मार्क करेंगे, उसको एरो कहते हैं, मतलब एरो का यूज़ करेंगे।
उससे ये है एरो का फिगर, ये है एरो का फिगर, तो एरो से मार्किंग हम लोग कर देंगे वहाँ पे। तो जैसे कि 20 मीटर का अगर हम लोग चेन यूज़ कर रहे हैं, 20 मीटर का अगर हम लोग चेन यूज़ कर रहे हैं, तो जितनी भी हम लोग चेन लेंथ यूज़ करेंगे 20 का जितने भी मेज़र करेंगे, तो एरो कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे वो चेन लेंथ, एक चेन लेंथ ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एवरी चेन लेंथ, आफ्टर एवरी चेन लेंथ एक खत्म होगा तो वहाँ पे एरो लगा देंगे। तो जितना भी इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेन डेट हैज़ बिन मेजर्ड, डेट हैज़ बिन यूज टू मेजर। तो अगर 4 एरो लगाए हैं, 4 एरो लगाए हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि 20 मीटर का अगर चेन है तो वो 4 चेन यूज़ हुआ है, तो ओवरऑल 80 मीटर हम लोग मेज़र कर चुके हैं। ये एरो का एडवांटेज हो जाता है। एरो होता कैसे है, तो एरो इस टाइप का जो फिगर है ना, इस टाइप का दिखने में होता है। 400 mm इसके पूरी लेंथ हो जाएगी ऊपर से नीचे तक, और ये 50 mm का ये डाया, और ये स्टील का बना होता है, तो 4 mm डाया इसका, ये जो सरफेस होता है इसका, और यहाँ पे अंदर डालने के लिए थोड़ा नुकीला टाइप का ऐसे बनाया हुआ रहता है। ये हो गया एरो।